सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, अपोजिशन जमातों के ग्रैंड अलायंस के हवाले से बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि क्या ये जो ग्रैंड अलायंस है ये वाकई बन सकेगा, हुकूमत के लिए कितना चैलेंजिंग हो सकेगा। क्योंकि हुकूमत के लिए अभी हम अगर बात करें मईशत के हवाले से, मईशत हमेशा से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने, अमन अमान की जो सूरत हाल है, खासतौर पर KPK की बात की जाए, बलूचिस्तान की बात की जाए, एक बार फिर से दहशतगर्दी सर उठा रही है। अब इसके साथ साथ जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है, डेफिनेटली सिटिंग गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दावे बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, अपोजिशन पार्टियां एक पेज पर हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का जो किरदार है उस हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि मौलाना साहब इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं अहमद उवैस साहब और असलम गौरी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। सबसे पहले असलम गौरी साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी। गौरी साहब, क्या वजह है जो JUI पहले तो बड़ा लग रहा था कि ये अपोजिशन इत्तेहाद जो बनेगा उसको लीड करते हुए नजर आ रहे होंगे मौलाना फजल रहमान साहब, अब ये मामला थोड़ा सा खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है और असल खबर भी सामने नहीं आ रही कि आखिर होने क्या जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपने जमात के मौक़िफ़ लेने के लिए मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। बात यह है कि हमारे और CPI के दरमियान में आपको पता है 15-16 साल से बड़े अख्तलाफात थे और बहुत बड़े बड़े हमारे दरमियान में पहाड़ हाल थे, जिसको हमने काफी कम किया है, कूल डाउन किया है और नीचे ले आए इन सारे मसाइल को। लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी थी जो हमने इनसे कहा था CPI के दोस्तों से कि इसको हम थोड़ा सा आपस में मजीद दूर कर लें ताकि हमारे कारकुनों के दरमियान में जो दूरियां हैं उसको हम मजीद कम कर सकें। तो किसी भी तहरीक में कारकुन ही हरावल दस्ता होते हैं, लीडरशिप के ऐलान करती है, तो कारकुन आपस में बाहम शेर शकर होकर तहरीक को आगे लेके चल सके। उसके लिए फिर हमने 2 रुकनी कमेटी बनाई थी, जिसमें कामरान मूसा हमारे साथ थे और उधर से जनाब असद कैसर साहब थे। तो वो कमेटी उन्होंने फिर उसके बाद हमें ये इत्तला मिली, तो हमने उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात कुछ किए थे। उनसे ये भी कहा था अगर आपके भी हैं तो हमें बताएं ताकि हम इसको क्लियर करके आगे चलें, क्योंकि हम इत्तेहादों से बहुत शाकी हैं, हमें इत्तेहादों से बहुत नुकसान उठाए और हम चाहते हैं कि इत्तेहाद जो बने मजबूत और इत्तेहाद हो, और ताकि उसको लेके हम आगे बढ़ सकें और फिर जो पिछले हमारे तजर्बात है जिससे हमने नुकसान उठाए वो मजीद ना हो। तो इस सिलसिले में हमें ये इत्तला मिली थी कि असद कैसर साहब की मुलाकात नहीं हो सकी है बानी PTI से। कल का सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट आपने मीडिया के हवाले से हमने सुना है कि उन्होंने कहा है कि मैं कुछ पैगाम लाया हूँ मौलाना साहब के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब की वापसी के बाद वो पैसे जाएगा हमारे पास, और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि अपोजिशन का इत्तेहाद बने और मजबूत इत्तेहाद बने और पायदार बने। ऐसे PDM की तरह के इत्तेहाद ना बने कि मफादात जब हल हो जाए तो फिर बाकी पार्टी को छोड़ के जाके कहीं और खड़े हो जाए। तो हम इंशाल्लाह, मैं हूँ या महबूब खान साहब है, हमारी पार्टियां इन चीज़ों की बड़ी जानती भी हैं, अपने नुकसान के भी जानती हैं, इत्तेहादों के और जो फायदे भी जानती हैं। हम इंशाल्लाह बड़ा सोच समझ के कदम उठा रहे हैं और बहुत जल्द आपको इसके बाद कोई अच्छी खबर देंगे। अहमद उवैस साहब, इस सारी सूरत हाल पे PTI कहाँ पे खड़ी है? JUI के साथ आप लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्यों हल नहीं हो पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, देखिए इत्तेहाद कायम भी होगा और इंशाअल्लाह हो जाएगा। अभी मेरे ख्याल में गौरी साहब ने बड़ी वजाहत से काफ़ी डिटेल से बात की है इस इशू के ऊपर, और ये यकीनन है। देखिए मामलात इतने ख़राब हैं और इश्यूज इतने बड़े हैं जो उठ गए हैं और सामने आ चुके हैं कि इनको रिजॉल्व करने के लिए इकट्ठा होना जो है वो पाकिस्तान के बका और सालमियत के लिए ज़रूरी है। क्योंकि ये हुकूमत जो है इन्हें ये कतन एहसास नहीं है कि पाकिस्तान किन खतरात से गुजर रहा है। ये अपना उलू सीधा करेंगे और हमेशा ये वो ग्रुप है कि आप माजी में भी इन्होंने कभी पाकिस्तान का केयर नहीं किया है। हाँ, आप ये जो है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में आने के बाद ये ज़रूर अपनी पूरी इन्होंने नस्लें संवार ली हैं, और जिस तरह से आप देखिए कि ये फैमिली जो है ये पाकिस्तान की गुर्बत के बाद ये फैमिली जो है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमारत के दर्जात को तय करती हुई आगे निकल गई। लेकिन अब हालात इस किस्म के हैं और मैं ये समझूंगा कि जितना पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत मौलाना ने दिया है, अब
मैंने महसूस किया, खास तौर पर ये 26वीं तरमीम के इशू के ऊपर, जो पहले सितंबर में जिस वक्त ये एक ही रात में कुछ घंटों में ये इसको कर लेना चाह रहे थे, तो अगर हायल हुए उसमें और वहां पे रोका तो वो सिर्फ मौलाना की तदब्बर और उनकी बुर्दबारी थी। और उसके बाद जो सेकंड टाइम भी हुआ वहां पर भी वो उन्होंने जिस पे तब्दीलियां की और बहुत सारे जो 57 अमेंडमेंट्स ला रहे थे मुख्तलिफ किस्म की, वो उसको कट डाउन करके वो 30s में ले गए। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इत्तेहाद जरूर बनेगा। हाँ, खदशात अगर हैं तो वो जितने दूर होंगे, जितनी क्लैरिटी आएगी, उतना ही मजबूत प्रेमिसेस के ऊपर, मजबूत बुनियादों के ऊपर जो है ये अपोजिशन का इत्तेहाद जो है ये खड़ा हो सकेगा और कायम रहेगा। और ये नहीं होगा कि आज बना और कल खत्म हो गया। इसलिए हर किस्म के खदशात जो हैं और मामलात को जितनी क्लैरिटी के साथ और उनको दूर किया जाएगा और मामलात को एक ऐसे लाइन के ऊपर ले आएंगे, क्योंकि इत्तेहाद जो है, आपको ये बता दूं मैं आपको कि अगर आप हिस्ट्री को देखें तो जब भी कभी कोई मूवमेंट बनती है तो वो यूनाइट करती है, और जब भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तो वो डिवाइड करती है। तो यहाँ पे ये डिवाइड, यहाँ पे तो यूनाइट होना है, एक ब्रॉड बेस्ड एजेंडा के ऊपर ऑपोजिशन ने इकट्ठा होना है, और मौलाना भी इंशाअल्लाह ताला और पीटीआई भी, और ये मुल्क के लिए बहुत बाबरकत भी होगा और इससे बेहतरी आएगी। जो कुछ निज़ाम में खराबियां हैं ह्यूमन राइट के हवाले से, यहाँ पर टेररिज्म है उसके हवाले से, और पाकिस्तान के मईशत को जो ख़तरात लाहक हैं, और जिस किस्म का एक झूठे प्रोपेगेंडे के साथ ये आपने देखा कि ये जो डेटा एंड फिगर्स जो पेपर के ऊपर दी जा रही हैं, ये हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, बहुत सारे इशू हैं। अहमद उवैस साहब, आपकी पार्टी के जो इंटरनल इश्यूज हैं वो भी बड़े अब खुलकर बाहर आ रहे हैं, जैसे कि तमाम लोग आपस में एक पेज पर नहीं होते हैं, एक इसकी टांगे खींच रहा है, कोई इसको नीचा दिखा रहा है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अब मिशाल यूसुफजई साहिबा की भी खबर सामने, एक उनको हटा दिया गया, और उसके साथ उससे पहले शेर अफजल मरवत साहब, वो भी अब डिफरेंट जगहों पे इंटरव्यूज़ दे के अपने दिल का हाल बता रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे हालात में जब आपकी पार्टी ऑलरेडी मुश्किलात का शिकार है, तो आप लोगों को एक पेज पर होना चाहिए? पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो उनमें इतनी शिद्दत नहीं होनी चाहिए। जी, आपने वजह फरमाया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब पार्टी क्राइसिस में होती है, ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रही होती है, तो बहुत सारे ये मामला भी साथ ही साथ चला करते हैं हर पार्टी के साथ। आपने एक एक की हिस्ट्री अगर आप देखने लगे, अगर वक्त की किल्लत है तो आपको सब में नजर आएगा। और ये होता है कि बाज़ कारकुन या बाज़ लीडरशिप जो है किसी लाइन के ऊपर, किसी स्टेज के ऊपर, वो बहुत मुतहरक होते हैं, बाज़ कम होते हैं, बाज़ जो हैं वो डेस्परेट होते हैं, बाज़ ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बाज़ तदब्बुर से, तहम्मुल से काम लेना चाहते हैं। बहुत सारे इसको आगे पीछे होते रहते हैं। उनमें एक कदर जो मुश्तरक है इस वक्त जो, और जो हौसला अफजा है, वो ये है कि तमाम वो इमरान खान की लीडरशिप के ऊपर सब के सब मुत्तफिक हैं, वहाँ पे किसी को कोई इतराज़ नहीं है। इसलिए ये इख्तलाफात जो हैं ये वक्त के साथ दुरुस्त भी हो जाएंगे, और लीडरशिप के अंदर भी मैच्योरिटी इतनी आ जाएगी कि वो सरेआम इस किस्म के मजाक जो इनके तजादात हैं आपस के, उनका जिक्र और जो है वो नहीं करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला वो इत्तेहाद की शक्ल जो है वो भी बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, असलम साहब, आप अगर इस पे कुछ कमेंट करना चाहें तो प्लीज़। देखिए, ये बहरहाल इनके कुछ मामला इत्तेहाद में हम जरा थोड़े से जो लेट हो रहे हैं उसकी वजूहात भी यही हो रही है कि जो साथी हमारे साथ आके बैठते हैं और वो साथी को बाख्तियार नहीं है। अगर वो मैं समझता हूँ कि हमने ये चीज़ कही है उनसे, और ये साथी जो हमारे साथ इत्तेहाद में बैठेंगे तो फैसले इत्तेहाद में करने किसी एक पार्टी नहीं करने, तो फिर जो इत्तेहाद के अंदर खतरात आके बैठेंगे हमारे साथ, जो पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, वो उनका बाख्तियार होना चाहिए, ताकि जो फैसला इत्तेहाद वहाँ पर करे उसी पे अमल दरामद होना चाहिए। मैं समझता हूँ अवैस साहब ने जो बात की है, अहमद अवैस साहब ने, पार्टी के अंदर मामला तो है, इसमें तो कुछ शक नहीं। पहले ये दबे दबे थे, हम महसूस कर रहे थे, जब साथी हमसे मुलाकातें करते थे तो हम महसूस करते थे, लेकिन हम ये कहते नहीं थे। लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता मीडिया पे आना शुरू हो गए हैं।
तो ये हालात तो इनको कंट्रोल करना होंगे। और पार्टियों में ये इस तरह की गिरोहबंदियां भी हो ही जाती हैं, जब पार्टी का घर का बड़ा सामने ना हो तो कुछ नीचे मामला तो होते हैं। मैं समझता हूँ उसमें भी जो मौजूदा पार्टी की क़यादत है, जो इस वक्त लीड कर रही है, उसको हिकमत अमली से इन नाराज दोस्तों को साथ लेकर चलना होगा और एक तरफा फैसले न किए जाए। और तो फिर ऐसा भी होता है बात का कि एक मजबूरी हो जाती है सर्जरी करने के लिए, तो फिर बाकायदा सर्जरी होनी चाहिए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि वो लटके हुए भी हैं और पार्टी को नुकसान भी दिखा रहे हैं, पार्टी के अंदर भी रहे हैं और पार्टी के बारे में गलत बयानियां भी कर रहे हैं, गलत चीजें भी टीवी पे और अपने प्रोग्राम में पेश कर रहे हैं, अपने व्लॉग्स में। तो फिर ये पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। या तो इनको इसकी सर्जरी करनी होगी या इनको कंट्रोल करना होगा। ठीक है, या सर्जरी करनी होगी या कंट्रोल करना होगा। अच्छा जी, अहमद साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अहमद साहब, आप अगर हम बात करें हुकूमत की एक साल कारकर्दगी की, तो मेरिट पर अगर मैं बात करूँ तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं नज़र आ रहा? कुछ तो अच्छा किया होगा हुकूमत ने एक साल में। हुकूमत ने प्रोपेगेंडे के ऊपर जोर दिया और झूठे प्रोपेगेंडे पे जोर दिया। आप गौर कीजिए, और बहुत सारे बुनियादी जो जिन बातों को टेकअप करना चाहिए था उनको बिल्कुल टच भी नहीं किया, उनका जिक्र भी नहीं किया। आप पूरे एक साल के प्रोग्राम के अंदर भी, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब ने उसका जिक्र नहीं किया। मसला मैं आपको बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ। जब इमरान खान की हुकूमत गई और इनकी पीडीएम की हुकूमत आई थी, तो उस वक्त जो बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज थी वो 45% थी। ये रिकॉर्ड के ऊपर है, चेक कर लीजिए। और आज जबकि इनकी हुकूमत को साल गुजर गया, वो परसेंटेज बढ़ के 55% से तजावुज कर गई है। अब आप सोचिए कि बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी कितनी अजीरन होती है, कितनी तकलीफदेह होती है। कि कोई शेल्टर नहीं है रहने के लिए, पेट भर के खाना नहीं खा सकते, इतना कपड़ा नहीं है कि जिस्म ढांक सकें अपना पूरा, और कोई बच्चे ने, किसी ने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी, किसी फैमिली ने किसी डिस्पेंसरी की, किसी हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखी। ये बिलो पॉवर्टी लाइन की जिंदगी है। और ये ऐसे लोग, आपको 12 करोड़ हो गए, अगर 25 करोड़ हमारी आबादी है तो 12 करोड़ लोगों के इस हालत में जिंदगी गुजारने के रहे हैं, जानवर से बदतर है। कभी किसी ने, आप बजट का सेशन से ले लें और आज तक के आ जाएं, किसी ने आज तक जिक्र किया कि ये भी इंसान है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमने स्टेटस सबका बराबर करना है, सरों करनी है कि इनका अपलिफ्ट करें, उनका स्टेटस को और बराबर लेकर जाएं। तो कैसे हो? उनके खाने का महंगाई देखिए आप, कंज्यूमर आइटम को आप ले लीजिए, जो ये कह रहे हैं कि जी इन्फ्लेशन इतनी हो गई, इतनी, भाई इन्फ्लेशन पहले इतनी आगे बढ़ चुकी थी तो और कहाँ जाना था। एक स्टेज आती है यहाँ आके रुक जाती हैं चीजें, और वो नीचे कोई भी नहीं गई। आप देखिए ना कि अगर कहते हैं कि फलां चीज में कमी आ गई, फलां में कमी आ गई, क्या हो गया? नहीं हुआ। इसलिए कि जब आपकी लीडरशिप जो है ना कौम और मुल्क के साथ सिंसियर नहीं होगी तो ये चीजें आपको नजर आएंगी। मैं एक बहुत बड़ी मिसाल आपको देता हूँ। ये तरक्की पजीर ममालिक में जो कंट्रीज एक्सेल करके तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो रहे हैं आज, जिसमें सिंगापुर है, जिसमें मलेशिया है, जिसमें इंडिया है, उनकी लीडरशिप को जरा सामने रखिएगा कि जिन्होंने यहां तक उनको पहुंचा दिया, और आप गरीब के गरीब रहे। वो आपके सामने वो ली क्वाक की मिसाल है, जो इसकी सिंगापुर की, आपके सामने महातर साहब की मिसाल है मलेशिया के अंदर, कि आज वो जो है 95-96 साल की उनकी एज है, और किसी ने आज तक उनके ऊपर ये उंगली नहीं उठाई कि ये खा गए, मुल्क को लूट के चले गए। 22 साल वो प्राइम मिनिस्टर रहे और 92 साल की उम्र में दोबारा बने प्राइम मिनिस्टर। और आप देखिए मलेशिया कहां से कहां पहुंच गया। आप इंडिया की मिसाल लीजिए, अयूब खान, जब ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था, तो जब लाल बहादुर शास्त्री वहां पे फौत हो गए, और उसके बाद उनकी जो बेवा थी उसको जब प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली करना पड़ा, तो शी वाज लुकिंग फॉर अ रेंटेड हाउस। और अभी 2-1.5 महीना पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा कि गुलजारी लाल नंदा उनके 2 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे थोड़े अरसे के लिए। वो बॉम्बे में अभी डेथ हुई है उनकी। वो एक रेंटेड हाउस में रहते थे और उनके खिलाफ बेदखली का केस डिग्री हो चुका हुआ था, डिफॉल्ट की बेस के ऊपर, और लोगों को पता नहीं था कि ये प्राइम मिनिस्टर यहाँ रहते हैं।
और लोगों को जब पता लगा तो उन्होंने पूल करके पैसे वहां पे जमा कराए उसके। ये और देखें इंडिया की इकोनॉमी कहां से कहां चली गई। हमारे यहाँ पे आपने देखा कि एवरफील्ड की जो प्रॉपर्टी है और जो अजीजिया की प्रॉपर्टी है अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी है, और मुल्क गरीब हो गया, ये एक फैमिली अमीर हो गई। इस तरह मुल्क तरक्की नहीं किया करते। आप जब पॉलिटिक्स में आएंगे एक लुक्रेटिव बिजनेस समझ के यहाँ से कमाइयां करनी है तो मुल्क तो तबाह हो जाएगा। जब तक डेडिकेशन नहीं होगी, जब तक इस मुल्क का लीडरशिप को ख्याल नहीं होगा कि हमने धेला नहीं यहाँ से निकालना, ये मुल्क को ऊंचा उठाना है, इसको एक तरक्की याफ्ता बिरादरी के अंदर खड़ा करना है, तो वो अंदाज ही और होते हैं। अभी बहुत सारी मिसालें और मौजूद हैं। ठीक है जी, चलें, मुझे ठीक है। अच्छा जी, असलम गौरी साहब, ईद के बाद फिर JUI एहतजाज करने जा रही है, हाँ या ना? मेरी इंशाल्लाह हम तो पहले से एहतजाज पे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम अपना एहतजाजी प्रोग्राम भी देंगे। और दूसरी बात जो भी आपने क्वेश्चन अहमद अजीज साहब से किया था, हुकूमत की हालत ये है कि आपने जो अचानक कितनी सारी वजारतें अनाउंस कर दी, वजीर बना दिए, उनको गाड़ियां भी मिलेगी, उनको ऑफिस भी मिलेंगे, उनको स्टाफ भी मिलेगा। क्या आप इतना अफोर्ड कर सकते? एक तरफ आप हजारों लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, बहुत से अदारों को मैं बदनाम ले सकता हूँ जिन अदारों को बंद किया जा रहा है, जिनसे मुलाजिमों को बेरोजगार किया जा रहा है, कह रहे मुल्क की मैशत की हालत बड़ी खराब है। दूसरी तरफ आप इतनी बड़ी काबीना नहीं बना ली है आपने, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि ये वजारतें तो हमने शुरू से पीपल्स पार्टी के लिए रखी थी, अब उन्होंने इनकार कर दिया तो हमने अपने वजीर रख दिए। तो मैं ये भी तो पूछना चाहता हूँ कि क्या एक साल में इन वजारतों में जो काम हुआ है, अगर वो गलत हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि वजीर नहीं थे। अब उनकी जरूरत, अगर वो सही कर रही थी तो फिर अब ये क्या जरूरत पड़ी थी कि अब ये इतनी बड़ी काबीना आपको बनानी पड़ी? तो फिर जब सही कर ली तो चलने दिया जाए। दूसरी बात ये कि अब एक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 5,000 रुपया गरीबों के लिए मुख्तस किया है रमजान फंड। तो अब मुझे ये बताएं, ये क्या ऊँट के मुंह में जीरा देने के बराबर नहीं है? क्या लोगों के साथ मजाक नहीं है? क्या ये इस तरह हुकूमतें चलती हैं जिस तरह चलाई जा रही है? मैं समझता हूँ। और फिर हर बात की कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि अपना अपोजिशन को अगर जगह के लिए होटलों को रोका गया तो जी हमने तो रोका, किसी और ने रोका होगा। अभी किस तरह रोका है? आप हुकूमत है यार, आप बताएं तो सही। हर अदारा आपके अंदर है, आप कोई बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। तो ये किस तरह की हुकूमत चल रही है? लोग परेशान है। आप आवाम के साथ ग्राउंड में जो लोग रहते हैं, जो आवाम के अंदर रहते हैं, ये लोग तो अब आवाम में रहते नहीं है, ये तो किसी और तरह के लोग हैं। आवाम के अंदर जो रहते हैं उनसे पूछे आवाम का क्या हाल है और आवाम किस हद तक परेशान है और आवाम इनके बारे में क्या राय रखती है। लेकिन शायद इन्होंने सोच लिया है कि हमने बारियां भी बदलनी है और हमने कहीं और खिदमत करके इस तरह से जाना है। और आपको एक बात और कह दूं कि अभी पिछले दिनों मौलाना फजल रहमान साहब ने कौमी असम्बली में एक स्पीच की, जिस स्पीच के ऊपर बड़े पसली बटेरे और ट्रोलिंग करने वाले हजरात मार्केट में आ गए। लेकिन क्या हमें, चूंकि मौलाना साहब तो ग्राउंड में बैठे हुए हैं, आवाम के दरमियान में बैठे हैं। 2 दिन पहले पिशावर में एक बड़े झिरगा करके आए थे जिसमें तमाम कौमें मौजूद थी और उनको एक एक चीज इसका पता था, एक बात का पता था। उन्होंने जब कहा तो किसी हमने मजाक उड़ाया। और आज कहाँ है आप? दशहरा में देखे क्या हुआ, आप कल बन्नू में देखे क्या हुआ, कल्लात में क्या हुआ, और इस तरह जोहरी में परसों मेरे डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे सुबाई, उनको शहीद किया गया। इसी तरह आज पशीन में हमारे एक साथी की गाड़ी पे फायरिंग हुई, उनकी मिसेज शहीद हो गई। ये क्या हो रहा है ये? और बात सुन ले तो वज़ीर आला मुफ्ती साहब कहते हैं जी सब अच्छा है, तो इनको पता ही नहीं है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। तो खुदा के लिए हुकूमतों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। ये हम इंतहाई क्राइसिस में पाकिस्तान इसको गुजार रहा है। मजे लेने का टाइम नहीं है हुकूमतों के कि जी हम मजे लेने के लिए वजारतें भी बढ़ा लें, काबीना भी बढ़ा लें और करोड़ों रुपए के इश्तिहार देख के टीवी पर समझते कि शायद अवाम मुतमईन हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। 3.5 साल पहले दाइश ने 13 अमरीकियों को अफगानिस्तान में कत्ल किया। अफगानिस्तान में अमरीकियों को हलाक करने वाला इस वक्त अमरीका लाया जा रहा है ताकि वो अमरीका में कानून का सामना कर सके। अमरीकी सदर के इस बयान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि सदर ट्रंप के इस मस्बत बयान पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी से एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। शरीफुल्लाह अफगानिस्तान का शहरी और एक मतलूब दहशतगर्द है। पाकिस्तान ने हमेशा
इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में एक अहम किरदार अदा किया है, जिसका मकसद दहशतगर्दों और स्कृत पसंद गिरोहों को महफूज पनाहगाहें फराहम करने से रोकना है। इसके अलावा कल बन्नू में एक हमने देखा कि बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, जिसमें 5 फौजी जवान शहीद हो गए, 13 शहरी शहीद हुए, 32 शहरियों की ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं। अच्छा, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवाबी हमले में 4 खुदकुश हमला आवर हलाक और 16 शिदत पसंद मारे गए। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब ज्वाइन करने के लिए। हारिस नवाज साहब, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की रोकथाम में अपना किरदार अदा किया है और माजी में भी करता चला आया है। पहले हमने देखा कि अमेरिका ने हमेशा डू मोर का मुतालिबा किया, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि किसी अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की, पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये एक बहुत ही खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए कि इंडियन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ट्रंप, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया और बड़े अच्छे अल्फाज में कांग्रेस में फर्स्ट एड्रेस में बात की है। और ये इसका ये मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज प्रोफेशनली दे वेरी कॉम्पिटेंट, दे आर कमिटेड टू एलिमिनेट टेररिज्म। पाकिस्तान उसके लिए हर किस्म की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार है। अमेरिका ने ये लीड दी थी कि जी वहाँ पर जिसने एयर बेस पे, काबुल एयर बेस पे धमाका किया था, जिसमें 13 यूएस नेशनल सोल्जर्स मारे गए, 170 लोग मारे गए। और उस लीड को ये देखें कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी ने, इंटेलिजेंस ने किस महारत से तमाम रिसोर्सेज यूज करते हुए और कोऑर्डिनेशन के साथ इसको अरेस्ट किया। और अब ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि ये हम इसको वापस अमेरिका बुला रहे हैं और वहाँ कानून के मुताबिक सजा देंगे। एक तो ये, सेकंड, इससे ये फायदा पता चला कि एक पाकिस्तान का स्टांस हमेशा से होता था कि वहाँ पर ख्वारिज, दाइश सब अफगानिस्तान में पल रहे हैं, इनके लिए हेमन बनी हुई है, उनको टेसट सपोर्ट है अफगान तालिबान की और वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की भी रिपोर्ट थी, अब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी कहा, तो पाकिस्तान का स्टांस क्लियर हो गया। नंबर 2, ये पता चलता है कि पाकिस्तान इज फाइटिंग टेररिज्म फॉर द लास्ट 2-3 डेकेड्स, जिसमें हमने अपने तकरीबन 80,000 सिविलियन शहीद हुए हैं, हमारे फ्यू थाउजेंड हमारे फौजी शहीद हुए हैं, $150 बिलियन का लॉस हुआ है। सबके बावजूद पाकिस्तान इज कमिटेड टू फाइट टेररिज्म और सिंगल हैंडेडली, डिस्पाइट द फैक्ट कि अमेरिकन जाते हुए $7 बिलियन का वेपन एमुनिशन छोड़ गए वहां पर, वो सारा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। यही हम बात करते हैं कि इसके लिए अमेरिका को चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए अप्रिशिएट कि हमें कम से कम आप मिलिटरीली सपोर्ट करें, जो वेपन छोड़ें उसकी मैचिंग वेपन सिस्टम हमारे पास होने चाहिए, ताकि हम इनको अफगान नेशनल को, खारजियों को, दाइश को, सबको ख़त्म करें और इंडिया को कंट्रोल करें कि इंडिया शुड नॉट डू टेररिज्म पाकिस्तान। और जो अफगान नेशनल के साथ मिल के अफगानिस्तान में अपनी काबुल एम्बेसी में BLA, BNA, मजीद ब्रिगेड, खारजियों को, ये दाइश को, सबको वहाँ पर ट्रेन कर रहे हैं। और इनकी यूएन की रिपोर्ट है कि 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हासिल कर रही है अलकायदा से। तो हम इसका प्रॉपर उजागर करें और हमें उनको कॉन्फ्रेंस लेके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मिलिट्री टू मिलिट्री बताया जाए कि व्हाट ऑल वी नीड योर moral and also military support to fight terrorism, but we will fight independently. We have all capability. The only thing we need support. ठीक। अच्छा ब्रिगेड साहब, ये दहशतगर्दी बढ़ते हुए जो वाक़यात हैं, ये दोबारा से हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी सर उठा रही, ख़ास तौर पे ये KPK की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें, और ज़ाहिर बात है इसके ताने बाने हमारे हमसाया मुल्क से भी हमेशा जुड़ते हैं। अभी हमने 9 साल ये जो हमारी कामयाबी है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, ये इसका एक क्रेडिट जाता है कि जो कुलभूषण को पकड़ा था 9 साल पहले, तो 2 दिन पहले सब ने इस दिन को बाकायदा सेलिब्रेट किया कि हमने इसको पकड़ा, किस तरह हुसैन मुबारक पटेल के नाम से यहाँ पर आया और सर्विंग इनका नेवी का ऑफिसर, जिसको इन्होंने दहशतगर्दी के लिए या फिर सुबाइयत या लसानियत, इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ भेजा। बलूचिस्तान में किस किस्म की वो कार्रवाइयाँ करता रहा। अभी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि किस तरह वहाँ बैठकर जो इंडियन वज़ीर आज़म मोदी, जो कि अलग भी बलूचिस्तान का नाम लेते हैं, और बलूचिस्तान को तोड़ना उनका एक ख्वाब है जो कि कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा इंशाल्लाह। तो ये अब ढकी छुपी बात नहीं है कि यहाँ पर किस तरह ये लोग सिर्फ दहशतगर्दी इस तरह नहीं करवा रहे कि ये दहशतगर्द हमले हो रहे हों, ये दहशतगर्दी लोगों की जहन साजी करके वहाँ पे गिरोहों की शक्ल में लोगों को एक्टिव करके भी करवाई जा रही है।
डॉक्टर फिजा देखें, इंडिया इज नाउ अ ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री। आपके सामने कनाडा में इन्होंने सिख लीडर को मरवाया, अमेरिका में लीडर को मार रहे थे, इनका प्लान पकड़ा गया, इनकी वहाँ इंक्वायरी हो रही है। पाकिस्तान में 20 पाकिस्तानी मारे जो ये कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते थे। बरतानिया में कर रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, फाइनेंशियल टेररिज्म कर रहे हैं। आपके सामने जो कुछ पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहे हैं, बलूचिस्तान में, आपने खुद कह दिया। अफगानिस्तान से जो वहाँ उनको सपोर्ट करे, BNA मजीद ब्रिगेड खारजियों को, वो आपके सामने है। ये एक ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क है। पाकिस्तान ने इसको गुलबचन यादेव को बहुत पेशेवराना तरीके से इसको अरेस्ट किया। इसने खुद सारे अपने नेट बताए, नेटवर्क जो चला रहा था वो हमने बेनकाब किया, बहुत ही प्रोफेशनली। और ये आई थिंक ये जो हमने इनको पकड़ा, ये सारे हरूफ में लिखा जाना चाहिए जिस तरीके से किया गया। बात यह है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अब ना इंडियन इस बात को अप्रिशिएट करते, अभी तक हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, डेथ पेनल्टी हुई है। पाकिस्तान को चाहिए कि अब जिस तरीके से ये इंडिया बाज नहीं आ रहा, अफगानिस्तान में जाके पाकिस्तान को तंग कर रहा है, इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब पाकिस्तान कानून के मुताबिक इसको सारी सजाएं हो चुकी हैं। जब इसका बॉडी बैग इंडिया जाएगा ना, फिर इंडिया की हुकूमत को पता चलेगा, अवाम को, कि इंडिया ने कितनी गलती की है, और दुनिया को पता चलेगा कि इंडिया किस तरह पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। साथ ही साथ अमेरिका को भी कहने की जरूरत है कि आप पाकिस्तान को इंडियन प्रिज्म से मत देखें, आप डायरेक्ट रिलेशन रखें। हमने आपके लिए बहुत कुर्बानी की है। वॉर टेरर में देखें, 80,000 लोग हमारे शहीद हुए हैं, कितने हमारे फौजी शहीद हुए हैं, $150 बिलियन को हमने लॉस किया है। नाउ इज द टाइम पाकिस्तान टू टॉक अमेरिकन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मिलिट्री टू मिलिट्री। नंबर 3, इसको सजा इंडिया को जो सॉर्ट आउट करने का तरीका है कि इसको एग्जीक्यूट किया जाए, इसको भेजा जाए। इंसानी हमदर्दी के तौर पर हमने इसकी वालदा को बुलाया, इसकी बीवी को बुलाया, जो कभी जासूस को नहीं बुलाया। दे आर इंडियन। ये जो टोला है ना, 4-5 कौंसलर तक रसाई दी, हम सब कुछ दिया। ये जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, ये इंडिया को बड़े गलत साइड पे लेके जा रहे हैं। ये RS के गुंडे हैं, ऑनेस्टली आई फील। ये पाकिस्तान के दुश्मन है और ओपनली कहते हैं बलोचिस्तान को लड़ाई करेंगे, तभी BLA को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हमें इनके लिए अब बड़े डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पे जाने की जरूरत है। बताएं हारिस नवाज साहब, ये जिस तरह अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए, इंसदाद के लिए बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया, इसको इंडिया वालों के लिए ज़रा ये देखें कि किस तरह की खबर साबित होगी, वो इसको कैसे देखेंगे? इंडिया के ऊपर तो बॉम्ब चल गिरा होगा कि पाकिस्तान हो गई है, तो इसलिए ये अच्छी बात है। जो एक अप्रीहेंशन थी कि मिस्टर ट्रंप विल कम, आके पाकिस्तान में हुकूमत के खिलाफ बात करेंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे, उनको निकालने में मदद करेंगे। आई थिंक इससे ये पता चल गया कि हमारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मिलिट्री कॉन्टेक्ट में बहुत अच्छे हैं, हमारी कॉपरेशन अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। दे अप्रिशिएट आवर आर्म फोर्सेस, और ये इट्स अ बिग एक्नॉलेजमेंट। इसलिए हमें ये कि आप अमेरिकन से दोबारा बात करें कि आप जो वेपन एमुनिशन छोड़ के आए हैं वहां पर $7 बिलियन का, जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, इंडिया को रोके वहां करने के लिए उनसे उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट बंद करें, ताकि वो फाइनेंशियल क्रंच होगा तो फिर पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। और नंबर 1, हमें इनके तमाम इलीगल अफगान रेफ्यूजीज वी मस्ट रिटर्न टू अफगानिस्तान। इट्स अ ब्रीडिंग प्लेस। तब इनको पता चलेगा पाकिस्तान ने कितने अरसा मेहमान नवाजी की है 20 से 25 लाख अफगान ये रेफ्यूजीज को। आई थिंक दिस आंसर दे शुड गेट इट नाउ। यहाँ पे उनके कारोबार, उनको इतनी इज्जत दी गई, इतना एहतराम दिया गया, और जैसे कि आर्मी चीफ ने एक बयान दिया था कि एहसान का बदला तो अच्छा ही होता है हमेशा, लेकिन वेरी सॉरी टू से ब्रिगेडियर साहब, एहसान का बदला जो हमें फिर मिला, इस्लाम का बदला हमें मिला टेररिज्म, नॉन कमिटमेंट। पाकिस्तान को देखें, गंदम भी देता है, चावल, उसके बाद ये चीनी भी देता है, फर्टिलाइजर भी देता है, अफगान ट्रांजिट में करता है। हमने कभी इंटरप्शन नहीं की है, फ्रूट उससे जाता है हम लेकर आते हैं। हमारी क्या डिमांड है? एक सिर्फ अपनी किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हम साया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करें, जो आपने दोहा में कमिटमेंट की थी और प्रूफ इनको दिए। अभी भी जब इनके नेशनल मारे गए, अभी मारा गया कि ये 8 फरवरी को, आई थिंक ये 28 फरवरी को, वो जो नायब गवर्नर था उसका बेटा मारा गया। उस अभी आपके सामने इनका एक वो जिसने मिलिट्री अकेडमी में ट्रेनिंग ली हुई है वो मारा गया। आपके सामने ये चीजें, इस चीज क्लियर पता चलता है
कि अफगान हुकूमत इसमें शामिल है, उनकी इनको अप्रूवल सपोर्ट है अफगान खारजियों को। और ये कोई इस्लाम या मुसलमान मुहर्रम ये रमज़ान के महीने में बनू में और या अकोड़ा खट्टम में धमाका कर सकते हैं। 4 सुसाइड बॉम्बर थे जो बनू में मारे हमने, इनके 15 मारे गए लोग, 6 जो अंदर आना चाह रहे थे शुरू में उन्हीं को मार दिया, 5 हमारे शहीद। रमज़ान में 19 या 13 वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी पश्तून भाई शहीद हुए हैं, कुछ कई जख्मी हुए हैं। क्या ये इस्लाम सिखाता है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, एंड नॉट मुसलमानों का, इंसानियत का। तो आप देखें कि ये मुसलमान देर एनिमल्स, परिंदे हैं ये। इसलिए मैं बताऊँ आप, इसलिए ये हमारी कौम को समझना चाहिए और इसके लिए पूरी कौम इकट्ठी खड़ी हो जाए और इसमें आपको मिलके देखें। फिदा रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। खुदा न खासा फौज कमजोर है जो टारगेट है दुश्मन का, तो फिर पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। इसलिए इकट्ठे खड़े हो जाएं, ज्वाइन। और ये इलीगल स्पेक्ट्रम में जो बात करते हैं कि हुंडी का पैसा आ रहा है, एंटी स्मगलिंग का पैसा आ रहा है, नौकरी का पैसा आ रहा है, ये रोकने की जरूरत है। इसके लिए सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। अच्छा, केपी के गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान जाने के हवाले से जो स्टेटमेंट्स अली मीन गंडापुर साहब दे रहे हैं और फिर टीआरस की मंजूरी का जो मुतालिबा किया जा रहा है उधर से, इसको आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को? बहुत इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। देखें, ये गवर्नमेंट होता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट करें फेडरल गवर्नमेंट, जी व्याम मुज़ाकरात चाहते हैं, आप फेडरल टीम बनाएं और हमें भी मेक अ पार्ट ऑफ द टीम। आप अपने 1-2 मिनट कर दें, बट इंडिविजुअली नहीं जा सकते। क्या वो आपको जरूरत फेडरल गवर्नमेंट की है, और क्योंकि अफगान तालिबान भी एक सॉवरेन कंट्री है, इसलिए फेडरल टू वेल लेवल पे होता है। आप अपने सूबे में पहले देखें यहाँ पर कुरम में क्या हो रहा है। आपको उस वक्त 26 से 24 नवंबर को जाना चाहिए था कुरम में, पाराचनार में जहाँ ये हो रहा था। आप लेके लॉन्ग मार्च आ गए यहाँ पर इस्लामाबाद की तरफ, ये नुकसान होता है मुल्क का। आप ये देखें कि ये आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है केपीके में, आपने क्या किया है, कारकर्दगी क्या है, ये चीज़ों को करें और हुकूमत से बिल्कुल जाए। हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट शुड गो, उसके साथ आपकी टीम जरूर जाए, शुड बी पार्ट ऑफ, क्योंकि आप पश्तून हैं, आप अफेक्टेड हैं, लेकिन अपने सूबे में तो काम करें। आपके लिए उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लॉन्ग फर्ज के साथ और प्रॉपर कॉन्सनट्रेट करें अपने सूबे को अमन में करने के लिए। उसके लिए जो फेडरल गवर्नमेंट की मदद चाहिए वो ज़रूर आपको मिलनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आखिर में सर मैं आपसे सियासत में ज़रा कमेंट ले लूँ कि सियासी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो बनने की बातें हो रही हैं, और इमरान खान के सपोर्टर तो हर दिन ये दावा करते हैं, वीलॉगर्स खास तौर पे, कि जी अभी कल इमरान खान शायद बाहर आ रहे हैं और शायद प्लेट में रख कर उनको एनआरओ दिया जा रहा है, लेकिन वो खान खुद बाहर नहीं आना चाहता। कैसे देख रहे हैं पूरी सूरत हाल को? आपका लास्ट कॉमेंट। एक तो ये जो भी ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही थी, उसमें खुद ख़त्म कर दिया, कंडीशन रखी, मुज़ाकरात की ही नहीं है। ग्रैंड अलायंस बननी चाहिए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो है ना, ये बड़ा डिफिकल्ट है। मौलाना फजलुर रहमान को फेडरल गवर्नमेंट कभी भी इनको ज्वाइन नहीं करने देगी, तो उनकी जो भी प्रेशर टैक्टिक्स है उनकी वो डिमांड पूरी कर देंगे। 26 अमेंडमेंट में यही हुआ था। सेकेंड, आप स्ट्रीट सियासत को छोड़ के असेंबली में आए, आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, वहाँ बात करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें, आप बायोमेट्रिक सिस्टम की बात करें, आप ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटिंग की बात करें, आप अच्छे इलेक्शन बाकिरदार लोगों को इलेक्शन में खड़े होने के लिए नए रूल्स बनाएं, ये लाके लाइन करारदाद बात करें और हुकूमत को लेकर आएँ। और आप हुकूमत को भी चाहिए कि एक नेशनल डायलॉग करें, प्राइम मिनिस्टर शुड गिव अ कॉल। ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो सबको जोड़ के रखते हैं ताकि मुल्क में पोलिटिकल इस्तेकाम हो और फिर इकनॉमिक तरक्की करेंगे और मुल्क की सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बेहतर होंगी। सो गवर्नमेंट हैज टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, और ये पीटीए को चाहिए कि ये सियासी स्ट्रीट क्लासेस छोड़ के आप असेंबली में आके और अपने केसेस फाइट करें, जो आप कह रहे हैं फॉर्म 47 के कोर्ट में करें, लोग वकला को बोलें कि वहाँ जाके एक्सपेडाइट करें। हुकूमत से ये बात करने की जरूरत है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद। किसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।